हेलो फ्रेंड्स, पाटलिपुत्रा पीसीएस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जून मंथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर इन डिटेल फॉर्म, जैसे कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कब हुआ, कौन कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ, 12 डे वॉर हुआ तो कब से कब तक हुआ, और कहाँ कहाँ यूएसए ने बॉम्बिंग की, और बाकी ऐसे ही सारे इम्पोर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक को। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में मेंशन किया है, अगर एग्ज़ाम में ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बीपीएससी प्रोबेबली इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगी, ठीक। तो अगर इस इन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम लोगों ने इसको ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया है कि अगर क्वेश्चन बने तो जितना पढ़ा है उसमें से ही आए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना बने। तो जो कि आप उस समय में देखने वाले हैं जैसे कि हम लोग आगे लेक्चर में बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, ठीक। तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो जिसको कि 12 डे वॉर भी ट्रंप ने बोला था, अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया था। तो इसमें ये शुरुआत कब से हुआ, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत कब हुआ, 2025 के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक। वो 13 जून को लॉन्च किया, जिसके थ्रू वो बॉम्बिंग किया ईरानियन साइड पर, ठीक। फिर रिटेलिएशन में क्या हुआ, ईरान ने रिटेलिएट किया तो उसने अपने ऑपरेशन का क्या नाम रखा, ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक। इसके बाद फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया यूएसए ने, जिसके तहत उसने 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया, फोर्दो, नतांज एंड इस्फहान। ये कब हुआ, तो यूएसए ने बॉम्बिंग जो की वो 22 जून को की, जो कि इम्पोर्टेंट डेट है। इम्पोर्टेंट डेट ये 13 जून हो गया, जिस दिन इजराइल ने ईरान पे ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, और 22 जून को यूएसए ने अटैक किया 3 न्यूक्लियर साइट्स पे। तो वो कौन है, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, ठीक। यूएसए ने अपने B2 बॉम्बर्स का यूज़ किया इन फैसिलिटीज़ पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अभी इतना देख लिया, बाकी डिटेल जो है और इस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं। जैसे कि ये 13 जून को तो शुरू हुआ, लेकिन ख़त्म कब हुआ, तो ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया 24 जून 2025 को, और उसी दिन को सीज फायर हुआ ईरान और इसराइल के बीच। इसको 12 डे वार बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये 13 जून से 24 जून तक चला, ठीक। इसी बीच ईरान ने भी रिटेलिएशन में यूएसए के स्ट्राइक के रिटेलिएशन में अपना उसने भी एक यूएसए के बेस जो है मिडिल ईस्ट में कतर में जो है अल उदैद एयरबेस पे अटैक किया था। तो वो तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ईरान। तो इंडियंस को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया। तो इस टॉपिक को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया, जैसा कि आप देख सकते हो। और इन्हीं तथ्यों के आधार पे हमने अपना बोला कि अगर इस क्वेश्चन अगर इन टॉपिक से बनता है और जैसा कि इम्पोर्टेंट है और प्रोबेबल है बन सकता है, तो ये सारे फैक्ट से ही बन सकता है। इसके अलावा कोई अदर हमें तो नहीं लगता है कोई अदर फॉर्म है या फैक्ट है जो कि इसमें मिसिंग है जिस पर कि क्वेश्चन बना, ठीक है। तो ये हुआ एक टॉपिक, इसमें हिंदी में भी मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो कि ईरान ने किया, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है पहलगाम टेररिस्ट अटैक से। तो पहलगाम टेररिस्ट अटैक कब हुआ, तो ये 22 अप्रैल को हुआ। बैसरान वैली जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ कहाँ पे, तो पहलगाम में, ठीक। फिर इसके बाद इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ठीक। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और 9 टेररिस्ट साइट पे, पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट साइट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे अपने इंडिया ने वहाँ पे अटैक किया और 9 टेररिस्ट साइट को डिस्ट्रॉय किया, ठीक। इसको लीड कौन किया, तो व्योमिका सिंह एंड सुफिया कुरैशी, इन्होंने इस मिशन को, ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। ये स्टार्ट कब हुआ, तो 7 मई को, ठीक। पाकिस्तान इसके अगेंस्ट में रिटेलिएशन में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, तो बुनियान अल मसरूस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पूछ सकता है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर, तो बुनियान अल मसरूस। फिर सीज फायर कब इंडिया का डिक्लेयर किया, इंडिया और पाकिस्तान का बेसिकली सीज फायर कब डिक्लेयर किया गया, तो वो 10 मई को, ठीक। तो स्टार्ट कब हुआ था, 7 मई को, और 10 मई को सीज फायर डिक्लेयर कर देगा, ठीक। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने देख लिया, जैसे कि कब अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, फिर कब ऑपरेशन सिंदूर, उसके अगेंस्ट में कौन सा ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया, कौन सा डेट को सीज फायर हुआ, कौन ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, कितने साइड्स थे,
वो सारे चीज़ों को हमने कवर किया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है द बिग ब्यूटीफुल, जो कि हाल ही में यूएसए में पास हुआ और साइन हुआ 4 जुलाई को। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रम्प हैं जिन्होंने उसको साइन किया और अपने खुशी को दिखा रहे हैं पास होने के बाद। तो ये बिल कैसे पास हुआ, तो ये लोअर हाउस में पहले गया तो वहाँ पे 228 वोट से पास हुआ। ठीक, 214 वोट अगेंस्ट में पड़े थे और 218 वोट सपोर्ट में थे। फिर ये सीनेट में गया, सीनेट में ये वोट टाई हो गए, 50-50 हो गए थे। यहाँ पे वोटिंग टाई हुआ था, जिसके कारण जेडी वेंस ने अपना कास्टिंग वोट का यूज किया और तब जाके ये बिल पास हुआ। तो 51-50 वोट से सीनेट में पास हुआ। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल है कि वोटिंग में भी ये कास्टिंग वोट का यूज करना पड़ गया। प्लस कितना वोट से डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितने वोट से बिग ब्यूटीफुल, जो कि काफ़ी न्यूज में भी था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें देखें तो बहुत सारा यूएसए के परस्पेक्टिव से टैक्स हटाया है और इम्पोज किया है रेमिटेंस टैक्स। ठीक, तो रेमिटेंस टैक्स क्या होता है? रेमिटेंस टैक्स ये होता है कि अगर कोई जाता है यूएसए और वहाँ पे अर्निंग करता है कोई फॉरेनर, तो वो अपने यहाँ अपने कंट्री में जो पैसा भेजेगा उस पर यूएसए अब 1% टैक्स लगेगा। तो इंडिया अभी क्या कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस गेन करता है यूएसए से, 27.7% इंडिया जो है अपना रेमिटेंस यूएसए से गेन करता है। टोटल इंडिया का रेमिटेंस कितना, इंडिया को रेमिटेंस कितना आता है, तो वो है 118.7 बिलियन डॉलर, जो कि 2023-24 के ईयर में इतना का रेमिटेंस इंडिया गेन किया था। लार्जेस्ट रेमिटेंस कहाँ से, तो यूएसए से, उसके बाद यूएई से आता है। ठीक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अपना हो गया कि कितना आया और कितना, तो 118 जो था 118.7 बिलियन रेमिटेंस आया था। लार्जेस्ट इसमें कौन है, तो यूएसए, और फिर कौन है, तो यूएई। ठीक, तो ये है कुछ एक्स्ट्रा डिटेल। अब आगे हम लोगों को तो मेन ये याद रखना है कास्टिंग वोट हुआ, कितना वोट पड़ा, किस डेट को हुआ, कितना परसेंट रेमिटेंस टैक्स इम्पोज किया गया। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है नेटो समिट। नेटो क्या है, तो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटर गवर्नमेंटल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल एक सिक्योरिटी अलायंस बोल सकते हैं, जिसका कि समिट हाल ही में कहाँ हुआ, तो द हेग नीदरलैंड में। ठीक, इसमें फैसला क्या हुआ, तो डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें का जो बेंच मार्क था पहले 2% था, ठीक, उसको बढ़ा के 5% किया गया। ठीक, ये डिसीजन हुआ 2025 के नेटो समिट में। ये एस्टेब्लिश कब होता है, तो 1949। कुछ स्टैटिक फैक्टर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो ब्रसेल्स, बेल्जियम। टोटल मेंबर कितने हैं, तो 32 है। स्वीडन और फिनलैंड न्यू मेंबर है। ठीक, अभी जनरल सेक्रेटरी नेटो का कौन है, तो मार्क रूटे। मार्क रूटे कौन अभी फिलहाल में जनरल सेक्रेटरी है नेटो के। तो नेटो से रिलेटेड सारे हम लोगों ने फैक्ट को कवर किया कि कब हुआ, तो 24-25 जून को हुआ। कहाँ, द हेग नीदरलैंड। ठीक, बेंच मार्क को बढ़ाया 2 से 5% की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो अभी की टॉपिक क्या है, G7 समिट। G7 समिट जो 2025 में हुआ वो 51वां G7 समिट था। ठीक, ये कहाँ हुआ, तो कनान्स में हुआ। कनान्स अल्बर्टा कनाडा में हुआ। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कनान्स अल्बर्टा। ठीक, ये वाला G7 समिट ये जो था ये 50th एनिवर्सरी था G7 समिट का। G7 समिट एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी का जो G7 समिट था वो 50th एनिवर्सरी था G7 समिट का। थीम क्या है, तो एनर्जी सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 के G7 समिट का थीम था। मेंबर कितने, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक, और एक यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो दो तो कनाडा और यूएसए हो गए नॉर्थ अमेरिका से, बाकी यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली ये हो गया, और यूके, और जापान एक एशियाई कंट्री हो गया। तो ये टोटल 7 मेंबर है और एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये इसका सेक्रेटेरिएट रोटेट होते रहता है मेंबर्स के बीच में, और जो होस्ट करता है उस टाइम पे वहीं पे उसका सारा कुछ ऑर्गेनाइज होता है। ठीक, तो G7 जो अकाउंट करता है 29% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये सारा फैक्ट हुआ G7 समिट से रिलेटेड। तो इसमें मेन क्या था, कहाँ हुआ और थीम क्या है, और ये कब, अभी अभी का पूछ सकता है 50th एनिवर्सरी ऑफ G7 समिट था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हाँ, तो फ्रेंड अभी हाल ही में 55th
मीटिंग हुआ था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 6 तारीख को, 6 जून 2025 को, जिसको चेयर कौन किया था, तो वो आरबीआई गवर्नर जो कि अभी है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26th आरबीआई गवर्नर जो कि अभी है। अब इसके इम्पोर्टेंट डिसीजन को देखेंगे। ये मीटिंग जो 55 था उसमें क्या है, तो मेन डिसीजन जो था वो था रेपो रेट जो है उसको 15th बेसिस पॉइंट से कम किया गया। जो पहले 6 था अब वो 5.5% हो गया। रेपो रेट होता क्या, तो रिपर्चेज ऑप्शन इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक। और ये होता क्या, तो रेपो में ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आरबीआई जो होता है वो लोन देता है बैंक को टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो वो मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए और मार्केट ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वो लोन देता है बैंक को और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो अभी कितना है इंटरेस्ट अगर चार्ज करेगा तो अभी 5.5% है, ठीक। और वहीं रिवर्स रेपो में देखें तो रिवर्स रेपो में आरबीआई जो होता है एक्स्ट्रा मनी जो मार्केट से होता है वो बैंक के थ्रू सक करता है और उस पर कुछ इंटरेस्ट बैंक को देता है। तो वो कितना है, तो 3.35%। तो ये हो गया रेपो और ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो जो हमेशा याद रखना कि जो रेपो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो आरबीआई इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट आरबीआई हमेशा ज़्यादा लेगा और जब देना होगा तो आरबीआई इंटरेस्ट क्या होगा, कम देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए। ये हमारे संजय मल्होत्रा सर हुए जो कि आरबीआई गवर्नर है, जिसमें कि डिसीजन हुआ था टू कट रेपो बाय 50 बेसिक पॉइंट एंड टू कट सीआरआर बाय 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। तो बैंक रेट क्या है अभी फ़िलहाल में, तो अभी फ़िलहाल में बैंक रेट है 5.75, जो कि कमर्शियल बिल होता है उसको अगर आरबीआई लेता है तो उस पर जो चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट वो होता है बैंक रेट, ठीक। कैश रिजर्व रेशियो फ़िलहाल जो है सीआरआर उसको 100 बेसिक पॉइंट से कम करने का प्लान बनाया गया, जो कि सितंबर से फेज वाइज रिड्यूस किया जाएगा। फेज वाइज रिड्यूस होगा तो 100 बेसिक पॉइंट यानी 1%, तो इसको 4% से घटाकर 3% किया जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो कि बैंक अपने पास कुछ रिजर्व रखती है नेट एनडीटीएल के, नेट जो उनके पास वो जमा होता है उसके रखती है, ठीक। स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है, तो अभी 18%, ठीक। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अभी कितना है, तो 5.25%। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कि 100 बेसिक पॉइंट से हुआ। बैंक रेट इंपॉर्टेंट है जो कि 5.75 है। फिर रिवर्स रेपो रेट इंपॉर्टेंट है जो कि 3.35% है और रेपो जो कि 5.5% है। और कितना से कम किया ये भी याद है। और इम्पॉर्टेंट एक ये हो सकता है कि अभी इन्फ्लेशन टारगेट मतलब इन्फ्लेशन फोरकास्ट अभी के मॉनेटरी पॉलिसी ने कितना किया है, ठीक। इस पर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का फोरकास्ट है 25-26 के लिए वो 3.37% है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है एग्जाम के लिए, ठीक। तो रेपो, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन फोरकास्ट 25-26 के लिए, सीआरआर कितना तक रिड्यूस करना है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है वर्ल्ड बैंक एंड गिनी कॉफिशिएंट बोलते हैं वैसे, लेकिन अभी इंडेक्स समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का आया था रिपोर्ट, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया जो है अभी इनकम इनकम इक्वालिटी में 4th रैंक पे ग्लोबली लाई करता है। इंडिया 4th रैंक करता है इन इनकम इक्वालिटी विथ गिनी स्कोर जो है इंडिया का वो 25.5 है। तो गिनी स्कोर क्या होता है, ये होता है जो लॉरेंज कर्व बनता है वो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। और गिनी जो होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम गिनी स्कोर या गिनी कोफिशिएंट या गिनी इंडेक्स के थ्रू जानते हैं। अगर गिनी इंडेक्स 0 है तो वो परफेक्ट इक्वालिटी वहाँ पे है, ठीक, यहीं पे ग्राफ लाई करेगा। और जितना अनइवन होगा अगर 1 है तो वो मोस्ट इनइक्वालिटी है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे इनइक्वालिटी। तो इंडिया का भी कितना है गिनी स्कोर, तो 25.5 है। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा एक बनता है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया जो फॉल करता है इनइक्वालिटी कैटेगरी में, तो वो कौन सा, तो मॉडरेटरी लो वाले कैटेगरी में फॉल करता है। और बाकी ये इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी को कितना कम किया, ये सब है, कितने लोग बाहर आए एक्सट्रीम पॉवर्टी से। अभी फ़िलहाल का जो वर्ल्ड बैंक का न्यू पॉवर्टी लाइन है वो
डॉलर पर डे है। तो ये एक फैक्चुअल पूछ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये जानना चाहिए। तो अभी क्या है कि मोस्ट इक्वल कंट्री कौन है, तो स्लोवाक रिपब्लिक, जिसका गिनी कोफिशिएंट कितना है, तो 24.1%। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है कि इंडिया फोर्थ रैंक करता है इनकम इक्वालिटी में, ठीक, और गिनी को 25.5, फिर मॉडरेटरी लो। तो तो क्या है, तो मॉडरेटरी लो इनकम कैटेगरी में आता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है रिवाइज। जो बेस ईयर है उसमें रिवीजन हुआ है, उसको रिवाइज किया गया है। इसके लिए कमेटी बनी थी, विश्वनाथ गोल्डनर कमेटी, 26 मेंबर कमेटी थी, जिसके विश्वनाथ गोल्डनर सर जो थे वो हेड थे। तो अभी क्या डिसीजन हुआ, तो बेस ईयर जो है जीडीपी के लिए कैलकुलेशन के लिए उसको रिड्यूस इंक्रीज करके कब किया गया, तो 2022-23 किया गया है जीडीपी कैलकुलेशन का। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कितना किया गया, तो इसके लिए भी 22-23 किया गया। लेकिन बेस ईयर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके लिए, जो जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए कितना है, तो उसके लिए 23-24 बेस ईयर रखा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ये चांस है पूछने का। बाकी ये भी पूछ सकता है 22-23, तो मोस्टली ये तो बहुत लोग बता देंगे, लेकिन इसको इससे रिलेटेड में कन्फ्यूजन होगा। तो ये 22-23, 23-24 जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए बेस रेट डिसाइड किया गया। इससे रिलेटेड सारे डेटा जो है 26 थे, मतलब 2026 से रिलीज होना स्टार्ट होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है, द नेक्स्ट बेस ईयर जीडीपी बेस ईयर विल बी 2022-23 एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फरवरी 2026। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड, जिसमें कि इंडिया ने हाल ही में 99th रैंक स्कोर किया है, रैंक पे आया है 166 नेशन कैटेगरी में। तो ये रिलीज कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको रिलीज करता है। भूटान जो कि अपना इंडिया का नेबरिंग स्टेट है, कंट्री है, उसने 74th पोजीशन को गेन किया है। इंडिया से मच बेटर पोजीशन है। नेपाल का भी अच्छा है। पाकिस्तान का कितना है, तो पाकिस्तान का है 140th। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट हो गया कि कितना पोजीशन है और कौन रिलीज करता है। और एक दो कंट्री जैसे भूटान हुआ, जिसका कि पोजीशन ज़्यादा ही अच्छा है इंडिया के कंपेरेटिवली, तो उस सबको याद करने में। बाकी एक पाकिस्तान हुआ जो कि हर चीज़ में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहता है, तो इसका भी याद रखना। ये तो एक अच्छा जो है उसको लोग याद रखते हैं, और एक जो बुरे होते हैं उनको। तो अच्छा वाला में भूटान आ गया और बुरे वाले में पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जो कि ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले अहमदाबाद में, उससे रिलेटेड है। तो अहमदाबाद प्लेन ट्रेजिडी किस डेट को हुआ था, तो 12 जून 2025 को। ठीक, ये प्लेन कौन सा था, तो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था। मेन जो है ये फ्लाइट नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं क्वेश्चन पूछे भी तो फ्लाइट नंबर से ही आएगा। ठीक, मोस्ट प्रोबेबल है कि फ्लाइट नंबर AI-171। बाकी चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को पता होंगी, लेकिन ये नहीं पता कि AI-171 जो है वो फ्लाइट नंबर था। कैप्टन कौन था, तो सुमित सबरवाल थे। ठीक, टोटल इतने लोग 279 पीपल डाइड किए। सर्वाइवर कौन था, तो विश्वास कुमार रमेश, सर्वाइवर ये थे, ओनली सर्वाइवर आउट ऑफ द प्लेन कौन थे, तो विश्वास कुमार रमेश। ठीक, तो ये हुआ, ये बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बिल्डिंग से जाकर टकराया था। ये प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जो कि जिसको जाना था कहाँ, तो गेटविक एयरपोर्ट लंदन तक जाना था, और बीच में ये ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, तो 131 अभी इंडिया का रैंकिंग है, जो कि 3 अंक से थर्ड रैंक से फिर से डाउनग्रेड हुआ। वह 2024 में 129 था, अभी 131 हो गया। टॉप कंट्री कौन है, तो आइसलैंड, जो कि लगातार 16 साल से टॉप पोजीशन को गेन करके और मेंटेन करके रखा हुआ। सेकंड टॉप फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ठीक है,
बांग्लादेश जो है एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, 24th पोजीशन पे है, नेपाल 125 पे। ठीक, इसका 4 जो होते हैं वो डायमेंशन या इंडिकेटर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ, और भी 2 होते हैं। तो ये सब फिलहाल जो देखें देखें तो करेंट से रिलेटेड इंडिया का पोजीशन और बांग्लादेश का, और कौन कौन जारी करता है ये सब, और ये डायमेंशन वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इंडिया का भी हाल ही में कोस्ट लाइन इंक्रीज हुआ है। तो कोस्ट लाइन इंक्रीज क्यों हुआ है? तो जो पहले का मेजरमेंट सिस्टम था उसमें चेंज हुआ, जो लो रेजोल्यूशन था उसको चेंज करके हाई रेजोल्यूशन पे लाया गया है। तो अभी कितना का इंक्रीज हुआ है कोस्टल लाइन में? तो इंडिया के पहले 7,516 था, ठीक, अभी 11,098 किलोमीटर हो गया। ठीक, तो इंक्रीज कितने का हुआ? तो 3,582 किलोमीटर है जो कि इंडिया का कोस्ट लाइन इंक्रीज किया। कितना परसेंट से? तो 48% से इंक्रीज हुआ है। ठीक, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसका है फिगर में देख सकते हैं। तो ऐसे तो ओवरऑल पूछेगा तो अंडमान निकोबार का होगा जिसका कि 3,000 से ज़्यादा है, और स्टेट मेंशन कर देगा तो गुजरात होगा जिसमें कि 2340 है। ठीक, तो गुजरात है, तमिलनाडु उसके बाद, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये इम्पोर्टेंट, गुजरात के जस्ट बाद तमिलनाडु आएगा, फिर ये तमिलनाडु कोस्ट हो गया, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र कोस्ट आएगा, और फिर वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद केरला। तो ये कुछ कुछ स्टेट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक, तो क्यों हुआ इंक्रीमेंट? 3,582 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ? तो जो मेजरमेंट का जो रेजोल्यूशन था उसको चेंज किया गया और इंक्रीज किया, जिसके कारण कि ये कोस्ट लाइन में इंक्रीमेंट हुआ। हाई रेजोल्यूशन में भी मेजर किया गया, जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट कंट्री कौन था 2025 के लिए? तो ये साउथ कोरिया था। इससे रिलेटेड यही 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर देख सकते हैं कि प्लास्टिक से रिलेटेड ये सब थीम था कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अभी हाल ही में 2 वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। किचन को, जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ही इसको डिक्लेयर किया है। तो किचन जो है कि राजस्थान में है, एक डिजर्ट वेटलैंड है, और मेनार एक फ्रेशलैंड वेज मानसून वेटलैंड है। दोनों के दोनों कहाँ है? तो दोनों राजस्थान में है। तो राजस्थान में है दोनों वेटलैंड, इनको लॉन्च किया गया 5 जून को। टोटल इस इनके एडिशन से टोटल कितने इंडिया में वेटलैंड हो गए? तो अभी 91 हो गए हैं, जो कि हाईएस्ट है एशिया में। ठीक, वेटलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ब्रॉड चीज़ों को जान लेते हैं, जो कि रामसर साइट से रिलेटेड है। इंडिया में रामसर साइट जो है वो देखें तो तेलंगाना में कोई रामसर साइट नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है। तो ये 4 स्टेट के पास कोई रामसर साइट नहीं है। अगर पूछे तो अंडमान निकोबार के पास भी नहीं। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो था वो चिल्का लेक था। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा जो है सुंदरवन वेटलैंड है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट। ठीक, स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो रेणुका है। रेणुका कहाँ पे वेटलैंड है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल कितने? 20 वेटलैंड है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हुए। तो यहाँ पे किचन और मीनार राजस्थान में भी 2 फिलहाल ही में डिक्लेयर हुए वो है। और बाकी बिहार में कौन सा है? कांवर, नागी नकटी, नागी एंड नकटी। ठीक, असम में डीपर बुल है, लोकतक मणिपुर में है। ठीक, और पाला वेटलैंड मिजोरम में है, और रुद्र सागर जो जहाँ जहाँ एक एक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंदा लेक है गोवा में, रुद्र सागर त्रिपुरा में, और मणिपुर का लोकतक तो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे डांसिंग डांसिंग हिरन जो होता है वहाँ पे होता है लोकतक में, और उसके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा एफर्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक को से अब मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, जो कि है
थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक। थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो नाइस, फ्रांस में हुआ, ठीक। इसको फ्रांस और कोस्टा रिका दोनों कंट्री ने मिलकर होस्ट किया है। और थीम क्या था? तो एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन। तो इस बार का थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन। इसमें डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ जो कि आवर ओशियन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। 2025 का ये है, ये थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस था। कहाँ हुआ और होस्ट कौन कौन सा था, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ देखते हैं, जैसे कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के बारे में मेंशन है यहाँ पे। तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या है? तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन, तीनों एक साथ में इशू क्रिएट कर रहा है, तीनों एक साथ में प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हुआ ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। अभी ब्राज़ील और फ्रांस दोनों मिल के ब्लू एनडीसी इनिशिएटिव और चैलेंज इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस में ब्राज़ील एंड फ्रांस ने मिलके ब्लू एनडीसी जो है उसको ब्लू एनडीसी चैलेंज इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इंडिया ने यहाँ पे साहब साहब डिजिटल ओशियन डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव लिया है की जियो स्पेटियल टूल टू सपोर्ट मराइन स्पेटियल प्लानिंग। अभी COP30 होने वाला है, कहाँ पर ये होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो ये ब्राज़ील में, ठीक। तो इससे रिलेटेड ये कि ब्लू एनडीसी कौन कौन कंट्री इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ब्राज़ील एंड फ्रांस ने मिलकर किया। कब हुआ? जून में, थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम मिशन। इसमें हम लोग देखें तो ये लॉन्च कब हुआ? 25 जून को लॉन्च हुआ, ठीक। ये रिटर्न कब हुआ? तो 15 जुलाई को। टोटल कितना दिन स्पेंड हुआ? तो 18 दिन। 18 दिन ISS पे 4 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रिसर्च पर्पस वहाँ पे रुके थे। शुभांशु शुक्ला जो है वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है ISS पे जाने वाले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और सेकेंड, ओनली सेकेंड इंडियन है टू ट्रेवल स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट इंडियन क्यों है और किस पर्सपेक्टिव से है? तो वो ISS के पर्सपेक्टिव से, ISS पे वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गए हैं। और ये सेकेंड है स्पेस में जाने वाले, सेकेंड है, ठीक। फिर देखें तो स्पेसएक्स का जो ड्रैगन क्रू व्हीकल था उसका नाम क्या था? तो ग्रेस था। और कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ। तो ग्रेस क्या था? क्रू व्हीकल का, ड्रैगन क्रू व्हीकल का नाम था, ठीक। इन्होंने टोटल 18 दिन 18 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे स्पेंड किए। उसके बाद 15 जुलाई को रिटर्न है, ठीक। कुछ इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जैसे कि 4 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे गए थे। पिकी विट्सन USA की थी, फीमेल है। यहाँ पे पिकी विट्सन है जो कि कमांडर थी, कमांडर ऑफ मिशन थी, ये कमांडर थी। शुभांशु शुक्ला इंडिया से थे जो कि पायलट थे, ठीक। और बाकी मिशन स्पेशलिस्ट 2 थे, एक हंगरी से थे और एक पोलैंड से थे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे भी तिबोर कापू हंगरी से और सल्वांजो उजांकी विस्नी विस्की ये कहाँ से? तो पोलैंड से थे, ठीक। तो इसमें ये याद रखना है कि कमांडर मिशन का कौन था? तो वो पिगी विट्सन थी। और पायलट कौन था? तो पायलट शुभांशु शुक्ला था, ठीक। इसके अलावा कुछ देखें तो ये सिक क्रॉप पे इन्होंने स्टडी किया स्पेस में, उनके हार्डी वैरायटी को लेकर, जो कि की फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन। तो स्टडी किया क्या? तो स्टडी ऑफ 6 क्रॉप टू आइडेंटिफाई स्पेस हार्डी वैरायटीज की फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब कि स्पेस में अगर कौन सा क्रॉप ज़्यादा बेटर सर्वाइव करेगा, उससे रिलेटेड, उनके हार्डनेस से, उनके की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने वाइजर टैगरी
टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया, जो कि ये है टार्डिग्रेड, जो कि एक मोस्ट यूनिक माइक्रो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका 8 लेग्स होते हैं और ये ऑल 5 एक्सटेंशन में सर्वाइव किया है। तो इससे रिलेटेड स्पेस में किए ये जो है experiment to study one of the nature's most indestructible life form। तो ये मोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल लाइफ फॉर्म के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने इसके पास कैपेसिटी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को सहने का, रेजिलियंस टू एक्सट्रीम हैबिटेट फ्रॉम माउंटेन टॉप टू सी। इसके अलावा इसके और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को सरवाइव कर सकता है, ठीक, -272 डिग्री सेल्सियस टू 157। फिर यूवी टेम्परेचर, स्पेस वैक्यूम, हर कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। तो 6000 साल में सर्वाइव फॉर 600 ईयर एंड हैव आउटलिव ऑल 5 मेजर एक्सटेंशन। तो ये सारे मेजर एक्सटेंशन के साथ में ही सर्वाइव किया। तो ये एक्वेटिक एनिमल है, इसको याद रखना। इसे पूछ सकता है कि टेग्रिडिस क्या है, तो ये है क्या है, वाटर बियर भी इसको बोलते हैं, ठीक, इसको वाटर बियर या मोस्ट पिगमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें तो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है 72 मिस वर्ल्ड 2025। इसको इंक्लूड करने का रीजन बता देते हैं। ये जो हुआ था इस बार इंडिया में ही इसका ग्रैंड फिनाले हुआ है हैदराबाद में, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो कहाँ हुआ, तो हैदराबाद, तेलंगाना में। कौन विनर है, तो ओपला सुचाता चुआंगश्री जो है, ओपला सुचाता चुआंगश्री विनर है, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। थाईलैंड इसको विन करने वाला, फर्स्ट थाईलैंड विन्स इट्स फर्स्ट मिस वर्ल्ड पिगमेंट। तो ये है ओपला सुचाता चुआंगश्री, इन्होंने अभी 72 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा और उनको कवर किया, और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में और डेटा फैक्ट जितने भी पॉसिबल वे में बन सकते थे सब में देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून मंथ से रिलेटेड सारे वन लाइनर्स को लाएंगे और उनको कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।